हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जो कि हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सभी को, जैसा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सभी लोगों ने ये टॉपिक का नाम सुन रखा है। सभी लोगों को पता भी होना चाहिए कि हम कौन सा चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये किस चैप्टर का टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो टॉपिक जो मैंने यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे लिखा है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं एनपीओ, कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है आपके बोर्ड के अंदर। और इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने लास्ट क्लास से ली थी उसमें आपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग को अच्छे से सीखा होगा। मेरे हर वीडियो 40-40 मिनट के हो सकते हैं, 50 मिनट के भी हो सकते हैं, लेकिन हर वीडियो के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन तो मिलता ही मिलता है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते हैं। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। आप लोग उस मेथड को तो सीख लेंगे कि हाँ समझ में आ गया। जैसे मैं आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पर इतनी सी जगह के अंदर सिखा सकता हूँ और केवल 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं। आपका एग्जाम के अंदर काम नहीं बनेगा। एग्जाम के अंदर काम तभी बनेगा जब आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन एक टाइप का नहीं आता है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी करवाने पड़ते हैं। इसी वजह से वो 40 मिनट के वीडियो बनते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे वो वीडियो पूरा देखते होंगे। अगर पूरा नहीं देखते हैं तो फिर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे। आज का जो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, सर ये भी मैं आपको बता दूं एक बार। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है ये भी मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं, और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि इसको कैलकुलेशन करना कैसे है। देखिए, हमारे पास जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास स्टेशनरी का मटेरियल हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है। अब जैसी वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कुछ ना कुछ मटेरियल तो होता है, ये जो कंज्यूमेबल होता है। कंज्यूमेबल का मतलब जिसको वो कंज्यूम करती है, यूज करती है। बोले हाँ सर बिल्कुल। अब मान लीजिए अगर आपको सीधा सीधा देखा जाए कि आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्यों निकालते सर, जब आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है जब, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर अगर बाई चांस ये रिसिप्ट है तो ये पेमेंट होता है हमारा, तो इस साइड में अगर लिखा जाए बाय अमाउंट पेड फॉर मटेरियल, या कोई भी स्टेशनरी वगैरह लिख लिया मैंने, जैसे स्टेशनरी लिख लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अरे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी जो आपने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये स्टेशनरी कंज्यूम की है, ये कोई जरूरी नहीं है। अरे मैंने मान लीजिए स्टेशनरी मैंने इस साल जो खरीदी है वो 50,000 की खरीदी है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो सारी की सारी यूज हुई होगी? हो सकता है कुछ बची भी हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्यों निकालना पड़ता है, ताकि हम इस साल मटेरियल को कितना कंज्यूम किया है उससे हमें पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मटेरियल कंज्यूम निकालना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमने जो अमाउंट पे किया है वो जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा हमने कंज्यूम भी कर दिया होगा, वो सारा का सारा आपने यूज भी कर दिया होगा। एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आप अगर बोलते हैं कि सर मैंने 50 रुपीज के सैंडविच की एक रेट है, एक सैंडविच है जो 50 रुपीज से मिलता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक सैंडविच है जो 50 रुपीज से मिलता है और मैंने 4 सैंडविच परचेज किए, तो आपने उस सैंडविच के लिए जो आपने अमाउंट पे किया वो कितना किया है? सर आपने सैंडविच के लिए जो अमाउंट पे किया होगा वो 200 पे किया होगा, क्योंकि एक सैंडविच का 50 और 4 सैंडविच का 200। बोले हाँ सर, लेकिन मेरा क्वेश्चन वापस आपसे ये है कि अगर आपने 200 पे किया होगा, अगर आपने 200 पे किया होगा, तो आप केवल मेरे को इतना बता दीजिए कि क्या 200 के बदले में जो आपने 200 जो पे किया है, क्या आपने, ये कोई जरूरी है कि आपने 4 के 4 सैंडविच आपने खा भी लिए होंगे, मतलब आपने उसको कंज्यूम भी कर लिया होगा, यूज भी कर लिया होगा। हो सकता है कि आपने 4 में से 3 ही खाए, एक तो अभी तक आपके पास पड़ा है, तो कंज्यूम अलग हो सकता है। तो जितना अमाउंट पे किया वो कोई जरूरी नहीं है कि आपने पे किया मतलब कंज्यूम भी हो गया, इसलिए अपन इसकी कैलकुलेशन करना सीखते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिखाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है, तो मैं आपको एक सीधा सीधा सा गणित बता दूं। पहला पॉइंट मेरे को चाहिए टोटल, एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, टोटल परचेज चाहिए ड्यूरिंग द, या मैं पूरा लिखता हूं, टोटल परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, टोटल परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। अगर ये आप निकाल देते हैं, सर ये तो दिया हुआ मिलेगा ना, अरे ये टोटल परचेज को आप अगर निकाल देते हैं, नहीं मिलता है बेटा, हर बार नहीं मिलता है। सर ये टोटल परचेज क्यों लिखा है बेटा? टोटल परचेज इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर बोथ परचेज आर इंक्लूड। बोथ का मतलब हो सकता है
कि इसके अंदर कैश परचेज हो सकता है इसके अंदर क्या हो, कैश परचेज हो, और हो सकता है इसके अंदर क्रेडिट परचेज हो, क्रेडिट परचेज हो। देखो पहली बात, कैश परचेज अगर होगी तो क्वेश्चन में गिवन होगी। बहुत बार क्या होता है, क्रेडिट परचेज गिवन नहीं होती है। तो क्रेडिट परचेज जब गिवन नहीं होती है तो हमें क्रेडिटर्स के बैलेंस दे रखे होते हैं। अगर क्रेडिट परचेज अगर गिवन नहीं होती है, नॉट गिवन हो तो आपको बैलेंस शो हो रहे होंगे या बैलेंस दे रखे होंगे, बैलेंस गिवन ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब जो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, क्रेडिटर्स का मतलब जिनसे हम वो मटेरियल परचेज करते हैं उनके बैलेंस आपको गिवन होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि आपके कहना का मतलब ये है कि अगर कैश परचेज होगी तो क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, और क्रेडिट परचेज हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्रेडिट परचेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको पहले ही वापस से बता देता हूं। क्रेडिट परचेज को फाइंड आउट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्रेडिट परचेज को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो कैसा मैं आपको बताया। तो एक बार पहले तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि आपको परचेज के अंदर कितनी परचेज चाहिए बेटा, 2 परचेज, कैश भी चाहिए और क्रेडिट भी चाहिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी आपने जो बोला था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर जो पेमेंट साइड में लिखा होगा अमाउंट पेड फॉर द मटेरियल, वो आप यहां पर परचेज नहीं है क्या? अरे वो परचेज नहीं है बेटा, वो आपने अमाउंट कितना पे किया वो है। हमें क्या चाहिए, पहले तो चीज क्या चाहिए, टोटल परचेज चाहिए। सबसे पहले आपको मैं ये सिखाऊंगा कि टोटल परचेज कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले चाहिए टोटल परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब जैसे मान लीजिए आपका 1920 ईयर है तो 1920 में टोटल कितना परचेज किया। अगर 20 और 21 की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 20 या 21 में कितना परचेज किया, दैट इज द ड्यूरिंग द ईयर। मतलब पूरे साल के अंदर आपने कितना मटेरियल परचेज किया। ठीक है सर। उसके बाद में कंज्यूम निकालने का तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है। अगर आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक हो, क्या हो, ओपनिंग स्टॉक हो, तो उसको ऐड करिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल को क्या कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हो, तो उसको लेस कर दीजिए बस। सर इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, इससे हमारे पास निकल के आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है वो हमें कहां दिखानी पड़ेगी, ये दिखानी पड़ेगी एक्सपेंडिचर साइड। किस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड। और एक्सपेंडिचर साइड किसके अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड के अंदर। और ये मैंने यहां लिखा भी है, देख सकते हैं आप क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम शोन इन द डेबिट साइड, जिसको अपन एक्सपेंडिचर साइड भी बोल सकते हैं, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को जो हमें शो करना है वो कहां शो करना है, डेबिट साइड शो करना है। और वो कहां शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर। तो ये जो चीज आ रही है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये वाली चीज, ये आपको कहां दिखानी पड़ेगी, ये दिखानी पड़ेगी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। बच्चे बोले कि सर ठीक है लेकिन कुछ मजा नहीं आया। बोले कैसे मजा नहीं आया, देखना। सबसे पहली चीज तो मैंने बताई कि सबसे पहले आपको चाहिए कि टोटल परचेज। सर आपने तो बताया नहीं टोटल परचेज कैसे निकलता है। फिर आपने बोला कि सर ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, ये दोनों ही गिवन होंगे। ओपनिंग स्टॉक अगर होगा तो गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा तो भी गिवन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लीजिए मेरे पास 2 सैंडविच पहले से पड़े हैं। कितने सैंडविच, 2 सैंडविच पहले से पड़े, जिसको अपन ओपनिंग बोल सकते हैं। बोले हाँ सर। उसके बाद में 3 सैंडविच और परचेज किए, 3 सैंडविच और परचेज किए। और ये बोलो कि उसके बाद में 1 सैंडविच मेरे पास क्लोजिंग में बच गया, मतलब रिमेनिंग रह गया। आपसे मैं पूछूं कि यूज कितने की है, तो देखो आपने क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने सैंडविच परचेज किए, 3। उसमें ओपनिंग का कितना था, 2, तो वो तो ऐड ही करो बेटा। और क्योंकि कहने का मतलब ओपनिंग भी तो यूज करते हैं, सबसे पहले परचेज किए वो यूज नहीं होता है, अगर कुछ ओपनिंग का होता है वो भी यूज होता है। तो 3 + 2 सर बोले 5 हो गया। और 5 में से अगर 1 क्लोजिंग बच गया है तो इसका मतलब हमने जो कंज्यूम किया होगा वो तो 4 ही किया होगा। मैं इसकी कैलकुलेशन आपको फिगर में लेके भी करवा सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन करवाने में ज्यादा फायदा है, ना कि इसकी कैलकुलेशन, सैंडविच की कैलकुलेशन करवाने में। देखो ये तो ठीक है एग्जांपल के लिए बताएं, मतलब कंज्यूम निकालना है अगर आपको, तो आपको
जो परचेज किया, ये परचेज किया था आपने, टोटल परचेज कितना किया था, बोले 3 किया था। उसके अंदर ओपनिंग कितना था, ओपनिंग 2 था, तो 5, और 5 में से क्लोजिंग को लेस कर दो। टोटल परचेज अभी आपने सैंडविच कितने किए थे, 5 किए थे, उसमें ओपनिंग का कितना पड़ा था, सॉरी टोटल परचेज 3 किया था, सॉरी उसमें ओपनिंग का कितना था 2, 3 + 2 क्या हो गया 5, और एक क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो पीछे कितना बचा 4। मेरे हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। और मैं ये कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ओपनिंग ऐड क्यों करते हैं। ओपनिंग को ऐड करने का रीजन ये है कि आपने परचेज तो किया है सैंडविच को, लेकिन आपके पास जो ओपनिंग वाले 2 थे वो 100% आपने यूज किए होंगे। तो 3 + 2 5, और उसके बाद बचा कितना, केवल 1 ही बचा, तो 4 कहां गए फिर, 4 हमने कंज्यूम किए होंगे। बोले हाँ सर। तो आपके कहने का मतलब सर ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना परचेज करो उसके अंदर ओपनिंग तो हो तो ऐड करना चाहिए, और क्लोजिंग हो वो हमें लेस करना चाहिए। ये तो हमें समझ में आ गया। और आपने ये भी बोल दिया है कि ये दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। समस्या किस में आएगी, केवल और केवल टोटल परचेज में आएगी। और टोटल परचेज के अंदर भी कैश परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल परचेज किस में समस्या आएगी बेटा, क्रेडिट परचेज के अंदर। कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर हमारे स्कूल में ऐसा सिखाते हैं, देखो आप बहुत सारे बच्चों के स्कूल में ये सिखाते हैं, तो वो हर बार रटते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का निकालने का सही तरीका क्या है। देखना, अगर मैं ये बोलूं कि अगर बाई चांस आपको टोटल परचेज नहीं दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल परचेज की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल परचेज की कैलकुलेशन। अब टोटल परचेज में कौन सी आती है, एक तो कैश भी आती है और एक क्या आती है, क्रेडिट भी आती है। मैंने अभी जस्ट बोला कि कैश अगर होगी तो क्या होगी, गिवन होगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। बोले अच्छा सर, 100% आपको क्या दे रखी होगी, इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। बोले अच्छा सर। अब इसकी इंफॉर्मेशन में आपको मैं पहले बताता हूं कि अगर इंफॉर्मेशन दे रखी होती है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट परचेज को, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, पेमेंट साइड के अंदर दे रखा होगा, वो दे रखा होगा अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स of material, creditors of material during the year, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने जो मटेरियल के जो क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे जो हम मटेरियल जो भी हो सकता है, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे किसी का भी हो, उस मटेरियल के जो क्रेडिटर्स हैं उसको हमने कितना अमाउंट पे किया। सर ये कहां से मिलेगा, सबसे पहले मैं ये बताता हूं ये कहां से मिलेगा। ये आपको मिलेगा रिसिप्ट एंड, अरे ये आप भी लिखते रहना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के किस साइड से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड से मिलेगा। किस साइड से मिलेगा, पेमेंट साइड से मिलेगा। बोले ठीक है सर। तो ये तो सर हम लिख लेंगे। फिर और ऐसे उसके बाद में मैं आपको ये बोलूं कि वापस से, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन को समझाया था आपको, मैंने 2 चीज समझाई थी। जैसे सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था, और सब्सक्रिप्शन के अंदर मैंने लिखा था जैसे ये 2020 है, और मैंने बोला था कि कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है वो बिगिनिंग का होता है, बिगिनिंग का मतलब लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का होता है, उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। और कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है लेकिन एंडिंग में होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर मैंने बोला था कि अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिलता है बिगिनिंग के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, अगर एडवांस के अंदर मिलता है सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग के अंदर, तो इसका मतलब वो इस साल के लिए मिला, तो इस साल की इनकम है। और अगर बाई चांस वो लास्ट में मिलता है तो इसका मतलब वो एडवांस जो मिला वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला, उसको लेस करते थे। मैं आपको सब्सक्रिप्शन फिर से लेके नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल और केवल यहां पर मटेरियल कंज्यूम को ही समझाना चाहता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर जो आप लोग करते हैं वो ऐसे एड लेस करते हो, वो मैं आपको बता रहा हूं एड लेस क्यों होता है। देखो मैं बोलूं कि आपने 2020 के अंदर आपने एक्चुअली 1 लाख रुपीज का अमाउंट पे किया। बोले ठीक है सर। मैं आपसे बोलता हूं कि 2019 के कुछ क्रेडिटर्स थे। अब बताइए 2019 के क्रेडिटर्स अगर थे तो इसका मतलब आपने जो स्टेशनरी जो परचेज की या मटेरियल जो परचेज किया है वो क्रेडिटर्स बिगिनिंग के हैं। मतलब ये जो क्रेडिटर्स हैं ये इस साल के लिए तो बिगिनिंग में बन गए ना। 2019 के अगर क्रेडिटर्स बचे होंगे तो वो 2021 के बिगिनिंग में बने होंगे। तो आप बताइए कि 2021 के बिगिनिंग में जो क्रेडिटर्स दिखेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिखेंगे, क्या वो इस साल का एक्सपेंडिचर है कि प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर है? अरे आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए अभी साल शुरू ही नहीं हुआ है और उससे पहले हमारे क्रेडिटर्स आ गए। पॉसिबल है क्या? मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अगर साल अभी शुरू हो रहा है और साल शुरू होने से पहले पहला ही दिन है 1 अप्रैल है और बोले कि आपके इतने क्रेडिटर्स कहां से हुए? अरे इस साल तो हमने अभी तक कुछ मटेरियल परचेज ही नहीं किया।
परचेज आपने लास्ट ईयर किया होगा, तो मतलब वो लास्ट ईयर का परचेज था, मतलब लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर था। तो अगर लास्ट ईयर का अगर एक्सपेंडिचर है बेटा, तो क्या इस साल के एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा? क्या नहीं दिखाया जाएगा। तो मतलब सर आपका कहने का मतलब ये हो गया कि ये अगर ओपनिंग के क्रेडिटर्स होते हैं, कौन से क्रेडिटर्स? ओपनिंग के क्रेडिटर्स होते हैं, तो इसका मतलब वो हमारा इस साल के नहीं है, वो हमारा खर्चा पिछले साल का था, मतलब इसको क्या करना चाहिए? लेस करना चाहिए। भाई आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हो गया कि आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिटर्स हैं वो हमारे पिछले साल के हैं। पिछले साल समझना आप, जो हमने पिछले साल कुछ परचेज किया होगा तभी तो क्रेडिट बेस से परचेज किया होगा, तभी तो वो पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं और वो इस साल के ओपनिंग में बन गए। तो इस साल के ओपनिंग के जो क्रेडिटर्स हो गए, इस साल के ओपनिंग के क्रेडिटर्स होते हैं, वो हमारा खर्चा इस साल का नहीं होता है, वो पिछले साल का होता है। इसलिए ओपनिंग अगर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं उसको लेस करते हैं। सर वहां पर भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर ओपनिंग का तो लेस किया था, बिल्कुल वही था, क्योंकि वो लास्ट ईयर के रिलेटेड इनकम थी। ये एक्सपेंडिचर है, वो इनकम है, थोड़ा ध्यान रखना। ये जो मटेरियल कंज्यूम जो है ये हमारा फॉर्म का एक्सपेंडिचर है, तो हमारा ओपनिंग क्रेडिटर्स अगर दे रखे होते तो क्या करना? लेस करना है। तो सर अगर बाई चांस यहां दे दिए हो कि 31 मार्च 2020 को आपके क्रेडिटर्स है, तो इसका मतलब तो आपने इस साल आपने कुछ ना कुछ मटेरियल परचेज किया होगा और इस साल के क्रेडिटर्स हैं, तो इसका मतलब परचेज भी इस साल का है, तो वो एक्सपेंडिचर किस साल का रहेगा? इसी साल का रहेगा। सेम टू सेम एडवांस भी चलेगा। अगर मान लीजिए आपने 2019 के अंदर एडवांस पे किया, सुनना, 2019 के अंदर क्या पे किया? एडवांस पे किया, बिगिनिंग के अंदर किया, 19 तो बिगिनिंग हो गया। बोले हाँ सर, तो अगर 19 में अगर सॉरी हमने एडवांस पे किया तो वो किस साल के लिए पे किया होगा? अरे वो हमने अगर 19 में एडवांस पे किया होगा तो वो 2020 के लिए किया होगा। तो क्या मतलब होता है सर इसका? अगर 19 में हमने एडवांस पे किया तो वो 2020 के लिए पे किया है। इसका मतलब मेरा ये है, इसका मतलब ये है कि आपने जो 2020 के अंदर पे तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जो एडवांस में पे रखा वो इस साल का खर्चा है, मतलब वो खर्चा किस साल का है बेटा? इस साल का है। और अगर 2020 के एंड में मैं बोलूं कि यहां मैं एडवांस पे करूं, तो यहां एडवांस पे करूंगा तो ये इस साल का तो हो ही नहीं सकता है, वो 100% नेक्स्ट ईयर का है। बोले बिल्कुल सर आपने सही बोला है। तो चार चीजें यहां पर मैं बताता हूं, ये आपके स्कूल में भी याद करवाई जाती हैं, यहां पर भी मैं बता रहा हूं, मैं इसका अल्टरनेट तरीका भी बताऊं। देखो कितना अमाउंट पे किया वो आपने पहले लिख लिया, कहां से लिखा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड से। बोले ठीक है सर। फिर मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहला काम, अगर मैं ये बोलूं कि लेस करिए आउटस्टैंडिंग, क्या बोल सकते हैं? आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग। अगर क्रेडिटर्स मेरे बिगिनिंग के हो गए, ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रखी होगी बेटा? ये सारी इंफॉर्मेशन मैं जो यूज में ले रहा हूं क्यों दे रखी होगी? क्योंकि हमारे पास क्रेडिट परचेज नहीं है। क्रेडिट परचेज दे रखी होती है अगर, और कैश परचेज दे रखी होती है, या फिर कैश परचेज हो भी सकती नहीं हो सकती है। अगर क्रेडिट परचेज गिवन है और फिर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब परचेज गिवन है, तो फिर ये क्रेडिटर्स गिवन नहीं होते हैं। समझ लेना, ये क्रेडिट परचेज गिवन होती है तो फिर ये क्रेडिटर्स वगैरह दिए हुए नहीं होंगे, और होते हैं तो भी उसका यूटिलाइज नहीं होगा। मैंने बोला कि अगर आपको क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है तो फिर हमें क्या करना है? फिर हमें एक तो अमाउंट पे किया होगा आपने, वो लिख लो। आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं, आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं, वो भी कौन से वाले? बिगिनिंग के। दोस्तों तो क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। क्यों किया? इसका रीजन पता चला क्या? अरे क्रेडिटर्स अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के हैं तो आप खुद ही सोचिए यार कि बिगिनिंग में क्रेडिटर साल शुरू हुए ही और पहले क्रेडिटर्स आ गए, पर पहले कहां से क्रेडिटर्स आए? माल तो कुछ चाहिए नहीं है, मटेरियल तो कुछ चाहिए नहीं है, मतलब पिछले साल का है। बिल्कुल ठीक है सर। इसके अंदर ऐड करिए आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द एंडिंग। अगर एंडिंग वाले हो गए तब तो इस साल के ही है, मैंने बताया आपको। इसको क्या कर दीजिए बेटा? प्लस कर दीजिए। सेम टू सेम ऐसा कैसा हो सकता है? अगर एडवांस पे करें बिगिनिंग में, ऐड करिए एडवांस पे टू क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग। अगर बिगिनिंग में एडवांस पे किया होगा तो मैंने बताया वो इस साल के लिए पे किया होगा, उसको प्लस करिए। और अगर आप लेस कर दीजिए, अगर एडवांस पे किया है वो कब पे किया है? एंड में किया। एडवांस पे टू क्रेडिटर्स और एट द एंडिंग। अगर मैंने एंडिंग में पे किया है तो उसको क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। देखो इसका रीजन समझना, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बिगिनिंग के हैं, साल शुरू नहीं हुआ, पहले से ही क्रेडिटर्स है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर के, लेस कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द एंडिंग है, मतलब अभी भी पे करना बाकी है, साल के एंड में, मतलब इस साल का खर्चा है दिखाना, ऐड करना है। अगर एडवांस पे की बिगिनिंग के अंदर, तो बिगिनिंग के अंदर पे की मतलब वो इस साल के लिए पे की है,
और अगर एडवांस पे की एंडिंग के अंदर तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए पे की लेस की। ये चारों चीजें अगर आप सर ऐड लेस करते हैं तो इससे क्या निकल के आता है बेटा, ये केवल और केवल जो आपको निकाल के देता है बेटा वो क्रेडिट परचेज निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? क्रेडिट परचेज। पहले तो इसको चीज को बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बोले सर हमारे यहाँ पर तो ऐसा बताया था ऐड ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। हाँ बताया था, मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये जो आपने जो चीज कैलकुलेट की है ये अमाउंट पे टू क्रेडिटर्स ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बिगिनिंग के, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एंडिंग के, एडवांस क्रेडिटर्स बिगिनिंग के और एडवांस क्रेडिटर्स एंडिंग के। ये जरूरी नहीं कि चारों पॉइंट हो, जो इन्फॉर्मेशन हो वो आपको लिखना है, लेकिन इन चारों पॉइंट से हमारी केवल और केवल क्या निकलेगी बेटा? क्रेडिट परचेज निकलेगी। मैंने क्या बोला है कि आपको अगर मटेरियल कंज्यूम निकालना है, क्या निकालना है बेटा? मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो मटेरियल कंज्यूम के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल परचेज चाहिए। मटेरियल कंज्यूम के लिए क्या चाहिए? टोटल परचेज चाहिए। और जो टोटल परचेज चाहिए उसमें हमें क्या क्या चाहिए? एक तो कौन सी चाहिए? कैश परचेज चाहिए, और एक कौन सी चाहिए? क्रेडिट परचेज चाहिए। कैश परचेज अगर नहीं करते हैं तो क्रेडिट परचेज अगर निकालनी पड़ेगी, नहीं दे रखी होगी, अगर निकालनी पड़ेगी तो हमें क्रेडिटर्स के कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो मैंने आपको ये क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन दी है, उस क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन की हेल्प से मैंने आपको क्रेडिट परचेज निकाल के दे दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्रेडिट परचेज निकालना आया होगा। सर मटेरियल कंज्यूम तो आपने सिखाया नहीं अभी तक, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैं आपको मटेरियल कंज्यूम बिल्कुल इजी वे में बता दूंगा अगर आपको ये परचेज निकालनी आई है तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये क्रेडिट परचेज निकालनी आ गई है, अगर आपको ये क्रेडिट परचेज निकालनी आ गई है तो आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला है कि हर बार क्वेश्चन के अंदर कैश परचेज गिवन होगी, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है बेटा और नहीं भी हो सकती है। बोले ठीक है सर, मैं ये मान के चलता हूं कि ये क्रेडिट परचेज जो भी निकली होगी वो आपने यहां लिखी होगी। अरे लिखी होगी क्या? ये यहां पर लिखी होगी। बोले यस सर। और अगर कैश परचेज क्वेश्चन में नहीं है तो फिर हमें क्या मतलब है? नहीं है तो फिर खत्म हो गया। अगर हो तो लिखना है, हो तो लिखना, नहीं है तो नहीं लिखना है। अगर मैं इसमें ये बोलूं, इससे आगे चलूं, ऐड करूं इसमें कैश परचेज, क्या करूं बेटा? कैश परचेज। तो कैश परचेज अगर मैं ऐड करता हूं उसके अंदर तो बताइए, जैसे ही मैं कैश परचेज ऐड करूंगा तो इससे क्या हमारी टोटल परचेज निकल जाएगी? निकाल दी। अरे अगर आप सोचिए कि इस क्रेडिट परचेज के अंदर मैं कैश परचेज को ऐड कर दूं तो क्या ये हमारी टोटल परचेज निकलेगी? निकलेगी? बोले निकलेगी सर। तो हमें चाहिए भी क्या था? टोटल परचेज। मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी, उससे आपने क्रेडिट परचेज निकाल दी, लेकिन आपके पास कैश परचेज नहीं है, तो कैश परचेज कितनी? जीरो। तो जितनी क्रेडिट परचेज होगी उतनी क्या हो जाएगी? टोटल परचेज हो जाएगी। बोले हाँ सर, बहुत सिंपल है, लेकिन आपने वो बताया नहीं मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है। अरे आप खाली परचेज निकालना सीख लो, इसके बाद में मैंने बताया है इस टोटल परचेज के अंदर, ये जो टोटल परचेज होती है इसके अंदर ऐड तो कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, और लेस क्या कर दीजिए? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ये जैसे ही आप ऐड और लेस कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, ये जो चीज निकल के आएगी क्या आएगी? मटेरियल कंज्यूम। ये तरीका मैंने आपको पहले स्क्रीन पे बताया था कि बताया था? बोला आपको बताया था ये वाला। तो बस यही तो तरीका मैं फॉलो कर रहा हूं, और इसको मैं अगर बड़ा करके लिखूं, इसको मैं शॉर्ट में नहीं लिखूं और बड़ा करके लिखूं तो यहां से शुरू होगा। और अगर आप टोटल परचेज के अंदर ऐड ओपनिंग स्टॉक और लेस क्लोजिंग स्टॉक ना करना चाहें तो फिर आप ऐसा करेंगे, आप क्या करेंगे? अमाउंट पे टू क्रेडिटर्स लिखा आपने? बोले हाँ सर। फिर इसके बाद में क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग जो आउटस्टैंडिंग के थे लेस कर दिए, आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग थे ऐड कर दिए, एडवांस एट द बिगिनिंग थे ऐड किए, और एडवांस एट द एंडिंग से क्या हुआ? लेस किया। तो सारी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज कुछ है क्या? बोले है तो लिखो, नहीं है तो वही परचेज आ जाएगी, क्रेडिट की क्रेडिट जो आ गई वो टोटल आ जाएगी। बोले ठीक है सर। उसके बाद में दो ही काम करने हैं बेटा, ऐड कर दीजिए इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या कर दीजिए बेटा? ऐड कर दीजिए, और लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। बस अगर आप इतना काम कर देते हैं, मैं आपको विद गारंटी कर देता हूं बेटा, इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं सीखना है। इससे हमारा जो आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहां जाएगा? तो ये जाएगा बेटा शोन इन डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस इतना है। क्या समझाया सर? वापस एक बार, थोड़ा एक बार वापस से। अरे एक बार क्या, मैं आपको 10 बार भी वापस समझा सकता हूं,
लेकिन अगर आप इसको ये नहीं समझते हैं कि ये तरीका और ये तरीका दोनों सेम ही है, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। बोले कैसे सर, मैं समझा तो देखो, अगर मैं ये बोलूं कि या तो ये तरीका फॉलो करो, बात दोनों एक ही हो रही है बेटा, और या फिर ये पूरा फॉलो करो, बात एक ही है। अगर आप ये तरीका भी फॉलो करोगे, ये तरीका भी फॉलो करोगे, तो यहां तक क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ेगी यार। अगर ये क्रेडिट परचेज नहीं निकालते हो, तो ये क्रेडिट परचेज नहीं निकालोगे तो यहां क्या लिखोगे? बोले ये तो बात बिल्कुल सही। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? गिवन होगा। क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होगा? गिवन होगा। मैंने बोला कैश परचेज कंपल्सरी नहीं है, अगर हो तो लिखिए, नहीं है तो जाने दीजिए। तो आपको क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ेगी। तो क्रेडिट परचेज निकालने के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये चीजें तो लिखनी पड़ेगी बेटा। तो आपको अगर ये वाला मेथड यूज करना है कि आप जब भी क्वेश्चन में लिखाते हैं कि मटेरियल कंज्यूम निकालते हो, आप निकालते हैं मान लीजिए टोटल परचेज ऐड ओपनिंग स्टॉक और लेस क्लोजिंग स्टॉक निकालते हो, तो क्या करना है? टोटल परचेज के लिए आप सबसे पहले क्रेडिट परचेज की कैलकुलेशन करिए, और क्रेडिट परचेज की कैलकुलेशन करने के लिए केवल इतना ही पॉइंट का यूज करना है, इतना ही पॉइंट का यूज करना है। फिर इसके आगे वाला काम नहीं करना है, क्योंकि आगे वाला काम यहां करना है, क्योंकि यहां से क्रेडिट परचेज निकलेगी, कैश परचेज कुछ है तो लिखना है, और ओपनिंग स्टॉक जो मैंने यहां ऐड किया वो यहां कर देना, और जो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लेस किया वो यहां कर देना। और अगर ऐसा नहीं सर हम तो इसमें एक में करना चाहते हैं, तो ये एक पूरा सिस्टम मैंने यहां बता दिया है, पूरा का पूरा सिस्टम मैंने यहां बता दिया। मतलब क्या बताया सर आपने? अरे आप पहले क्रेडिट परचेज निकाल दीजिए। क्रेडिट परचेज का मतलब लोग क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा ऐसा बताते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा सीक्वेंस में लिखवा देते हैं, लेकिन बीच में बताते नहीं कि ये क्या चीज फाइंड आउट हुई है। अरे मैंने आपको केवल इतना बताया बेटा कि ये एक नई चीज फाइंड आउट हो जाती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 6 पॉइंट याद कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने भी बच्चों को पढ़ा रखा है, और बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं तो वो यही बताते हैं कि देखो क्या करते हैं सर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, ये लिख लिया आपने। फिर उसके बाद में 6 पॉइंट हमारे सर ने बताया। पहला ये आपने बताया, ये भी लिखो, लेस आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द एंडिंग, ऐड एडवांस एट द बिगिनिंग और लेस एडवांस एट द एंडिंग, और फिर ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। सीधे के सीधे 6 पॉइंट ऐड करते हैं और सीधा निकाल देते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मैंने भी वही बताया है, लेकिन आपका वाला उल्टा गलत हो सकता है। अगर आपके पास कैश परचेज होगी तो, लेकिन जनरली क्या होता है बेटा, 90% क्वेश्चन के अंदर कैश परचेज होती नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं कि ये फॉलो हो जाता है। लेकिन अपन को 90% नहीं, अपन को 100% में चलना है कि कैश परचेज अगर हो तो यहाँ पर ऐड करना पड़ता है बेटा, तभी तो टोटल परचेज आएगा। और टोटल परचेज के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता दूं, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इस वाले मेथड को फॉलो करना है अगर आप चाहो तो। अगर इस वाले मेथड को फॉलो करते हो तो क्या चाहिए आपको? टोटल परचेज चाहिए। टोटल परचेज के लिए मैंने बोला अगर कैश परचेज हो तो लिखिए, नहीं हो तो जाने दीजिए। क्रेडिट परचेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या दे रखी होगी? क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। अगर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स वो भी बिगिनिंग के हैं, क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। अगर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं और वो भी कौन से हैं? एंडिंग के हैं, क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। अगर एडवांस है और वो भी बिगिनिंग के हैं, एडवांस क्या है? बिगिनिंग के हैं, तब तो प्लस, और एडवांस अगर एंडिंग के हैं तो क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। इन 4 चीजों से क्या निकलेगी बेटा? इन 4 चीजों से क्या निकलेगी? तो क्रेडिट परचेज निकलेगी। कैश हो तो प्लस कर देना, नहीं हो तो जाने देना, ये क्रेडिट परचेज हो जाएगा। इसके बाद में ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, दोनों का एडजस्टमेंट करने के बाद में सीधा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपका 2 से 3 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। बोले सर करवाइए इस क्वेश्चन, अगर हमें पता चले होता है कि नहीं होता। अरे ये क्या, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास, मैं करवा तो देखिए, देखना बेटा। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने लिया है, अगर पता चले या ना चले तो मेरे को बताना, और सेम टू सेम फॉलो करना स्टेप जैसे मैंने आपको बताया है। क्या लिखा? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बोले हाँ सर, हमें बोला गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द मेडिसिन कंज्यूम। मेडिसिन कंज्यूम समझा, वही मटेरियल कंज्यूम हो सकता है, अब चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स मटेरियल हो, कोई भी हो सकता है। हमें मेडिसिन कंज्यूम निकालना है कि निकालना? बोला हाँ सर, और कौन से ईयर के एंड में निकालना? 31 मार्च 19 का। बोले ठीक है सर। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक तो आपके पास क्या गिवन है इंफॉर्मेशन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, बोला हाँ सर गिवन है। एक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी गिवन है, बोला हाँ सर ये भी गिवन है। डायरेक्ट नहीं दे रखा, डायरेक्ट दे रखा है। फिर अमाउंट पेड टू मेडिसिन भी दे रखा है, बोले यस सर ये भी दे रखा है। ओपनिंग क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं। मैंने आपको बोला था बेटा कि ये ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स देने का क्या पर्पस है। इन ओपनिंग क्रेडिटर्स, मैं आपको पहले समझाता हूं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन कराता हूं। ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स देने का जो पर्पस है वो ये है कि हमारे पास क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है, क्रेडिट परचेज गिवन
नहीं है। अगर क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है तो फिर हमें देना पड़ता है। बोला हाँ सर। मैं आपको एक सीधा सीधा बताऊं, दो तरीके से करके बताऊंगा, ये बीच में लाइन खींचता हूं, आप दोनों तरीके यहां से देख लेना, दोनों से आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। सबसे पहले वाला तरीका क्या बोला मैंने आपको, टोटल परचेज बोलाएगा, यहां लिखिए क्या ऐड करिए इसके अंदर, ओपनिंग स्टॉक बोलाएगा, बोले यस सर, ये ऐड कर दीजिए। और क्या बोला है इसमें से, लेस क्लोजिंग स्टॉक बोला है कि नहीं बोला, बोले यस सर बोला है। इससे जो आएगा क्या वो मटेरियल कंज्यूम आएगा नहीं आएगा, बोला हाँ सर आपने बताया था। लेकिन मैंने एक और चीज बोली थी कि टोटल परचेज के अंदर कितनी कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। कैश कई इंफॉर्मेशन दे रखी है, नहीं है सर कैश जीरो है, मैं हटाता नहीं हूं, मतलब मैं ये मानता हूं कैश कितनी है, जीरो है, तो कैश कुछ भी नहीं है। और क्रेडिट की हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और क्रेडिट की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ता है। क्रेडिट की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बोला था एक काम करिए कि आपने कितना अमाउंट पे किया है, अमाउंट पे टू क्रेडिटर्स कितने रुपए किया है, तो देखो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, कितना है बेटा, ये है 2 लाख। 4 एडजस्टमेंट समझाया था मैंने। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स अगर बिगिनिंग के हैं, क्रेडिटर्स किसके हैं, बिगिनिंग के हैं या फिर ओपनिंग के हैं, तो मतलब वो प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स हैं, इस साल के तो नहीं है, क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा। लेस करेगा आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बिगिनिंग के, बिगिनिंग का मतलब ओपनिंग से है बेटा। बोला हाँ सर 20,000 है, तो 20,000 को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। ध्यान से देखना कितना बचा सर 180। मैं ये बोलता हूं कि आपको बोला था कि ऐड करिए आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, लेकिन अगर एंडिंग के हो तो मतलब वो तो इस साल के ही है। बोला हाँ सर ये तो इस साल के, तो ये एंडिंग वाले आपको ऐड करना है। बोला हाँ, तो मैं ये पूछता हूं कि एंडिंग वाले क्रेडिटर्स कितने हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है कितना है, 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स। अरे ये ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे इसका 50%, तो 20,000 का 50% कितना आएगा सर, 10,000 आएगा। सर ये होगी आपके कहने का मतलब 190। हाँ बेटा ये कितना हो गया, 190। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो मैंने 4 एडजस्ट, इसके बाद में देखो सॉरी, एडवांस एट द बिगिनिंग की है क्या, बोले नहीं है सर। एडवांस एट द एंडिंग की है क्या, नहीं है, तो यही मेरी क्या होगी बेटा, क्रेडिट परचेज होगी। आउटस्टैंडिंग के भी 2 एडजस्टमेंट है, वैसे के वैसे आपको पता होगा, तो एडवांस के भी 2 एडजस्टमेंट है, ये देख लो आउटस्टैंडिंग और एडवांस के 2 इससे निकलती क्रेडिट परचेज, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एडवांस के दोनों ही गिवन नहीं है। बोला हाँ सर, तो हमारे पास जो ये परचेज निकली है वो क्रेडिट परचेज निकली है। बिल्कुल सर, तो आप बताइए कि कैश परचेज कुछ है नहीं, अगर होगी तो दे रखी होगी, और नहीं है तो इसका मतलब जो क्रेडिट परचेज है क्या वही हमारी टोटल परचेज है कि नहीं है। बोला हाँ सर है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1,90,000, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे टोटल परचेज कैसे आई, डायरेक्ट नहीं आई है बेटा, ये मैंने वर्किंग नोट से ही निकाली है, पहले क्रेडिट परचेज और कैश परचेज कुछ की नहीं होने की वजह से ये हो गया। बोले ठीक है सर, तो ये तो हो गया सर आपका ओपनिंग स्टॉक, उसके सॉरी क्रेडिट परचेज, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल परचेज, क्योंकि क्रेडिट भी वही और कैश है नहीं है, इसकी वजह से टोटल भी वही है। सर ओपनिंग स्टॉक कितना है, दे रखा है बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। क्या है सर 50,000 ऐड कर सकता हूँ, बोलिए यस सर, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। 190 प्लस 50 इज इक्वल टू, तो 240 सर, बहुत अच्छा। और लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया है। बोला अच्छा 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, ये बोल रहा है जो 50 है इससे 45,000 ज्यादा है, 50,000 जो दे रखा है उससे 45,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब कितना होगा, 95,000 होगा कि नहीं होगा। ये 95 किसको समझ नहीं आया, कोई बता देना। लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग में अगर 50 है तो क्लोजिंग में कितना होगा, 50 प्लस 45 इज इक्वल टू 95,000। बोले हाँ सर बिल्कुल पता चला। तो बेटा बताइए कि अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो कितना आएगा, 240 प्लस 95 इज इक्वल टू 3,35,000 आएगा कि नहीं आएगा। 0 का 0, 0 का 0, 5 9 and 4 13, ये हो गया मटेरियल कंज्यूम। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, ये आएगा। बोले सर क्या गारंटी है कि ये सही है, मैंने आपको बोला गारंटी तो किसी की भी नहीं है, लेकिन ये 100% सही है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से लिखे टोटल परचेज एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये तरीका भी कर सकते हैं। और ये जो क्रेडिट परचेज निकाली वो हमने वर्किंग नोट्स निकाली है। बाकी लोग कैसे करते हैं जनरली, इसका दूसरा तरीका देख लो। कुछ लोग इसको करते हैं पूरा का पूरा एक तरह से सेकंड में,
सेकंड में कैसे करते थे आप? सीधा का सीधा आप लिखो, कोई टोटल परचेज वगैरह नहीं लिखना है, आप लिखिए अमाउंट जो यहाँ लिखा था, जो वर्किंग नोट लिखा था वो का वही अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। बोले कितना सर? 2 लाख। बोले हाँ सर बिल्कुल सही है। क्या करेंगे इसके अंदर? वही आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट करेंगे, लेस करेंगे बेटा इसके अंदर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग। कितने हैं सर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग? ये वाले 20,000 लेस किए, रिमेनिंग कितना बचा सर? रिमेनिंग बचा है 180। नीचे आप वर्किंग नोट में देखोगे तो भी वही दिख रहा है, सेम टू सेम। बोला हाँ सर। ऐड करेंगे इसके अंदर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, ये दोनों तरीके आपको दोनों तरीके वहां नहीं करने हैं, एक तरीका ही करना है कोई भी। और आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट एंडिंग में कितना है? तो उसका 50% है तो आधा है, मतलब 10,000 है। इसको ऐड किया तो कितना आया सर? 190 आया। क्या इसको मैं क्रेडिट परचेज बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। तो यहां पर भी तो बोलिए सर, क्यों नहीं बोल सकते? यहां पर भी तो बोलिए क्रेडिट परचेज। तो यहां पर भी क्या है सर? क्रेडिट परचेज। ये बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये क्या निकाली मैंने? तो सर ये आपने क्रेडिट परचेज निकाली। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट करता हूं। ये मैंने क्या निकाल दिया बेटा? क्रेडिट परचेज। अब इसके बाद में मैं आगे से आगे चलता रहूं, आपको ऐसा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, आप आगे से आगे चलते रहिए। क्या इसके अंदर कोई कैश परचेज है क्या? जैसा मैंने वहां बताया था, ऐड कैश परचेज कुछ भी है क्या? बोले नहीं है सर, जाने दीजिए। तो ये टोटल परचेज आएगी नहीं? बोले आई सर 190 की हमारी कौन सी परचेज आई है? टोटल परचेज। बोले बिल्कुल सही है सर। ऐड इसमें क्या करना है बेटा? ओपनिंग स्टॉक क्या करना है? ऐड करना है। तो ओपनिंग स्टॉक अभी जस्ट मैंने लिखा था 50,000। बोला हाँ सर, तो ये ऐड कर दिया। तो ये कितना आया? ये आया सर आपका निकल के देखिए टोटल परचेज कितना आया बेटा? 190 आया। और ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक 50,000 तो कितना आएगा? एक सॉरी मिस्टेक हो गया बेटा, ये जो 335 है बेटा ये गलत है ना, सॉरी मैंने इसको ऐड कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना था? लेस करना था। और लेस करने से देखो कितना आएगा वो मैं बताता हूँ। मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया है। 240 माइनस 95 इज इक्वल टू 335 नहीं, मैंने इसको ऐड कर दिया था। 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0, 10 माइनस 5 एंड 13 माइनस 4, 13 माइनस 9 4, और ये बचा 145। कितना आएगा बेटा? मटेरियल कंज्यूम। गलती हो गया बेटा। गलती क्या हुआ है कि मेरे को यहां पर क्या करना था? इसको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना था, मैंने इसको क्या कर दिया था? प्लस कर दिया था। देखिए ऐसा अगर कुछ भी होता है तो आप बोल भी सकते हैं, कमेंट करके बता भी सकते हैं कि क्या मिस्टेक है। देखिए 240 में से 95 माइनस किया तो कितना आया था? 145। अब यहां देखना 190 प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो गया सर? 190 प्लस 50 इज इक्वल टू हो गया सर 240। बोले हाँ सर। और मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें से लेस क्या कर दीजिए? वापस से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दीजिए। जैसे ही आप क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितने का बताइए सर? वही 95,000। कैसे पता चला? जो ओपनिंग का जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे 45,000 मोर देन है, तो मतलब 95,000 है। तो इसको मैंने लेस किया तो जो फिगर अभी यहां पर आया था बेटा वो का वो 145। आप खुद ही देख लीजिए कि क्या डिफरेंस है। ये है हमारा मटेरियल कंज्यूम। आपसे अगर कभी भी कोई मटेरियल कंज्यूम का क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप गलत नहीं करेंगे। अरे ये पूरा फॉलो करो सिस्टम को तो आपका काम हो जाएगा। बस पहले क्या निकालो? क्रेडिट परचेज निकालो क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन से। फिर क्या निकालो? आप कैश परचेज अगर है तो ऐड कर दीजिए, वरना फिर ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दो। ये पूरा बच्चों को थोड़ा ये इजी लगता है, ये करने में थोड़ा समस्या आती है। कौन वर्किंग नोट करेगा, कौन ऐसा करेगा, कौन क्रेडिट परचेज निकालेगा। तो बच्चे क्या कर सकते हैं? इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता, मैंने समझाने के लिए बताया है, अगर ये भी करेंगे तो गलत नहीं है। सीधा अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स वगैरह जो भी आपको दे रखे ऐड लेस वाले एडजस्टमेंट कर दो। जितना होने के बाद में आएगा वो आपकी क्रेडिट परचेज आएगी, लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप उसके अंदर ऐड कर दो बेटा, ओपनिंग स्टॉक को लेस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक उसके बाद में आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। आपको दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है। बोले आप यहां पर भी लिखो, आप इसको टोटल परचेज कितनी आई, जो क्रेडिट वाली है वो लिख लिया आपने, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल वो लिख लिया, और क्लोजिंग स्टॉक आप इसके अंदर सेम टू सेम फॉलो करोगे तो भी आंसर वही आएगा। ये मैंने फॉर्मेट जो पहले बताया था बेटा, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट था। सर बोले एक क्वेश्चन और करवा दो क्या? लेकिन हो सकता है वीडियो थोड़ा और बड़ा बन गया, 40 मिनट का ऑलरेडी हो गया है। आप बोलो तो एक क्वेश्चन और करा दो बिल्कुल शॉर्ट में। बोले हाँ से करा दीजिए। सबसे पहले चाहिए मेरे को अमाउंट पेड टू स्टेशनरी। मेरे को करने में कितना टाइम लगता है देखना, 2 मिनट लगता है। अमाउंट पेड कितना किया? 1,08,000। 1,08,000 बोले ठीक है सर। फिर मैंने क्या किया था? अगर क्रेडिटर्स बिगिनिंग के हैं क्या कर दीजिए?
लेस कर दीजिए, लेस आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बिगिनिंग वाले, ऐड क्या करना है बेटा, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एंडिंग वाले, ऐड क्या करना है, एडवांस क्रेडिटर्स बिगिनिंग वाले, और लेस क्या करना है, एडवांस क्रेडिटर्स एंडिंग वाले। ये बताया कि नहीं बताया, ये तो पहले पता होना ही चाहिए। लेकिन आप इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखोगे तो एडवांस कहीं वर्ड नहीं है बेटा, तो सर एडवांस कहीं वर्ड नहीं, इसका मतलब ये दोनों तो आएगा ही नहीं, ये दोनों नहीं लिखना बेटा। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन मैंने ले ली है, पहले इंफॉर्मेशन ये ले ली। अब आप देख लीजिए क्रेडिटर्स एट 1 अप्रैल 2018 और हम 19 की बात कर रहे हैं, क्या ये जो है 20,000 ये बिगिनिंग के है कि नहीं है, बोले हाँ सर बिगिनिंग के। क्या कर दीजिए इसमें से लेस कर दीजिए, 1,08,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू कितना आएगा 88, बोले हाँ सर ये आ गया 88, 1,08,000 माइनस 20 इज इक्वल टू 88। फिर लिखा हुआ क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एज ऑन, ये बिगिनिंग क्या हो गया, और अब ये देखिए क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 19, ये कितना है बेटा 13,000। तो सर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 13 को, ये 13 को ऐड कर दिया, 88 प्लस 13 0 0 0, 8 प्लस 3 11 एंड 9 प्लस 1 10, कितना हो गया बेटा, तो सर 1,01,000। बोले ठीक है सर, मैं इसको क्या क्रेडिट परचेज बोल सकता हूँ क्या, अरे हाँ बोल सकते हैं बेटा, क्यों नहीं बोल सकता, क्रेडिट परचेज तो आई है। अमाउंट पेड के बाद में अगर वो चारों एडजस्टमेंट खत्म हो जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिट परचेज बोलते हैं। बोला हाँ सर, और मैं बोलूं इसके अंदर क्रेडिट परचेज के बाद में, तो आप ये भी बोल सकते हैं बेटा क्रेडिट परचेज निकालने का तरीका। अब उसके बाद में क्रेडिट परचेज के बाद में इसमें कैश परचेज होती है, लेकिन कई क्वेश्चन में गिवन है क्या, तो नहीं है, तो यही हमारी क्या है टोटल परचेज है। फिर मैंने आपको बोला था कि दो स्टॉक होते हैं, एक तो स्टॉक ओपनिंग का होगा और एक क्या होगा क्लोजिंग का होगा। देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 30,000, ओपनिंग स्टॉक क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक, वो तो है बेटा 30,000, तो ये हो गया हमारा 131। बोले यस सर, और लेस कर दीजिए इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, इतना सा काम है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये भी दे रखा है स्टॉक ऑफ 31 मार्च 5,000, तो जैसे ही मैंने 5,000 माइनस किया 131 माइनस 5 इज इक्वल टू 1,26,000। मेरे हिसाब से ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा मटेरियल कंज्यूम। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या जरूरी है क्या सर ये जो क्रेडिट परचेज आप निकालते हैं वो इसी तरीके से निकालना है। देखो एक तरीका अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हो गया, लेकिन एक और देख लो लास्ट। अगर मैं बोलूं कि आपने क्रेडिट परचेज निकालने का क्या तरीका निकाला है, सबसे पहले क्या निकालते हैं अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा आप देख लेना, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर क्या करते हैं लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, बोला हाँ सर। एड क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंडिंग, बोले यस सर। फिर क्या करते हैं इसके अंदर ऐड करते हैं एडवांस एट बिगिनिंग, बोले यस सर बिल्कुल करते हैं। और लेस करते हैं एडवांस एट एंडिंग। अरे ये किया कि नहीं किया, बोले यस सर किया। ये मैं आपको बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा है लेकिन बोल बोल के बता दिया। ये आ गया मटेरियल कंज्यूम। क्या आ गया बेटा, लेकिन मैं इसको लेजर से भी बना सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या लेजर से बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। क्रेडिट परचेज को अगर आपको फाइंड सॉरी ये जो मैंने निकाला है मटेरियल कंज्यूम नहीं निकाला है। मटेरियल कंज्यूम कब निकलेगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एड लेस करने के बाद में। ये क्या निकला है हमारा क्रेडिट परचेज। क्या सर क्रेडिट परचेज को आपको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये क्रेडिट परचेज आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, वो होगा क्रेडिटर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा बेटा, क्रेडिटर्स अकाउंट। मैं आपको बोलता हूं बेटा कि क्रेडिटर्स का अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर्स का क्या दे रखा है बेटा ओपनिंग बैलेंस, तो वो हमारा लायबिलिटीज होती है। क्या होती है बेटा, अगर क्रेडिटर्स अगर ओपनिंग में दे रखे हैं आउटस्टैंडिंग वाले, तो अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बिगिनिंग, बाय आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग। तो क्रेडिट में क्यों लिखा सर, डेबिट में क्यों नहीं लिखा? अरे डेबिट में इसलिए नहीं लिखा है बेटा क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग होते हैं वो हमारी क्या होती है लायबिलिटीज होती है। तो मैंने लायबिलिटी साइड में लिख लिया, सॉरी क्रेडिट साइड में लिख लिया। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं और वो बिगिनिंग क्या है, तो बिगिनिंग के तो हमेशा ऊपर ही लिखा जाएगा। अब वो डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है, वो मेन चीज है। तो डेबिट में या क्रेडिट में लिखने का क्या तरीका होता है, अगर डेबिट में तब लिखते हैं जब वो हमारी एसेट्स होती है। मैं आपको बोलता हूं जैसे एडवांस पे किया आपने बिगिनिंग में, तो ये तो मेरी एसेट्स है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा डेबिट में लिखेंगे। ये जो है आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, ये हमारे यहाँ बाय बैलेंस बीडी है। क्या है बेटा बाय बैलेंस बीडी। इसको अपन ऐसे नहीं लिखते हैं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं बाय बैलेंस बीडी। देखो एक तो लिखूंगा मैं बाय बैलेंस बीडी, जिसको मैं क्या बोलूंगा आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बिगिनिंग में, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स और बिगिनिंग के। अब आप सोचिए कि आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बिगिनिंग के यहां लिखोगे तो क्लोजिंग के कहां लिखोगे, टू बैलेंस सीडी, और यहां लिखेंगे अपन आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट एंडिंग। मैंने पहले ये बिगिनिंग में लिखा वो समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि लायबिलिटीज होती है बेटा आउटस्टैंडिंग, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। और इधर लिखूंगा मैं टू बैलेंस बीडी,
टू बैलेंस बीडी, ये क्या लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एडवांस पेड एट बिगिनिंग, एडवांस पे टू एट, यहां पे एट बिगिनिंग। अगर एडवांस आपने बिगिनिंग में पे कर रखा है तो यहां लिखेंगे बेटा, और तो अगर एडवांस बिगिनिंग का यहां आएगा तो बाय बैलेंस सीडी के अंदर क्या आएगा, एडवांस एंड का आएगा बेटा, एडवांस एट एंडिंग। ये चारों चीजें अगर आपको पता है, ये केवल बैलेंस पर है बेटा। देखो सीधा सीधा सा संपर्क किससे है, सीधा सीधा सा कॉन्टेक्ट किससे, वो देखो आप, बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, इसको देख लो आप। ये ओपनिंग है और ये क्या है बेटा, क्लोजिंग है। ये मेरी लायबिलिटीज है बेटा, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बिगिनिंग में, ये लायबिलिटीज और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। बोले ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। और ये जो एडवांस है बेटा, ये जो है मेरी असेट्स है, क्या है, असेट्स है, और ये असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। इसके लिए वजह से ये यहां पर है। अब देखो अगर आउटस्टैंडिंग का अगर बिगिनिंग इधर आएगा तो एंडिंग इधर आएगा, और एडवांस का बिगिनिंग अगर इधर आएगा तो एंडिंग इधर आएगा। बोले हाँ, ये तो समझ आ गया। और फिर एक ये चारों पॉइंट के ट्रीटमेंट कर दिए, 1 2 3 और चारों के कर दिए मैंने। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में किधर लिखा, यहां पर लिखा है। आउटस्टैंडिंग एंडिंग वाला किधर लिखा है, यहां लिखा है। एडवांस बिगिनिंग वाला किधर लिखा है, यहां लिखा है। और एडवांस एंडिंग वाला किधर लिखा है, यहां लिखा है। लिखा गया सर, ये तो लिखा ही नहीं आपने। अरे अभी लिख रहा हूं बेटा, अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स, इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोले हाँ सर होती है। क्रेडिटर्स को मैंने पे किया तो मैं एंट्री क्या करूंगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था। बोले ठीक है सर, तो ये तो आपने लिख लिया। और इसके बाद में जो मेरे पास जो फिगर निकल के आएगा बेटा, वो आएगा बैलेंसिंग फिगर से। देखो इसकी क्या कर देना, आप टोटल कर देना, और इसमें से ये दोनों चीजें जब माइनस करोगे तो यहां निकलेगा बेटा बाय क्रेडिट परचेज। क्या निकलेगा, बाय क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो कि हमें निकालना था। अगर आप क्रेडिट परचेज निकाल देते हो तो कोई समस्या नहीं है। ये क्रेडिट परचेज कैसे आएगा, पहले पता चला कि नहीं चला, बोले पता चला सर। मैं आपको इसको दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कहां लिखा आपने, यहां। इसके अंदर क्या लेस कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और क्या ऐड कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग। मतलब ऐड क्या कर रहे हैं बताओ, आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग ऐड कर रहे हैं। तो देखो मैंने क्या किया है, ये टू बैंक मतलब पेड ही है, ये अमाउंट पेड है कि नहीं है, बोले हाँ सर अमाउंट पेड तो है। अब आप इसको देखो, ये दोनों चीज तो इसमें ऐड हो रही है बेटा, ये दोनों तो क्या हो रही है, ऐड हो रही है। और ये दोनों जो हैं, ये और ये दोनों क्या हो रही है, लेस हो रही है। बोले हाँ सर, आप खुद ही सोच लो नहीं यार, ये एडवांस एट द बिगिनिंग क्या ऐड किया कि नहीं किया, एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड किया सर। और ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द एंडिंग भी ऐड किया कि नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द एंडिंग भी ऐड किया सर। तो लेस क्या किया था, लेस जो हमने किया है बेटा, लेस करने का मतलब ऑपोजिट साइड में जो लिखा वो किसको लिखा है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स बिगिनिंग को। तो यहां पर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स जो है बिगिनिंग के, वो क्या किया, लेस ही तो किया है। अब मैंने और किसको लेस किया, एडवांस एट द एंडिंग। बोले एडवांस एट द एंडिंग इधर लिखा तो मतलब लेस हो रहा है, तो इधर भी देखो ना, एडवांस एट द एंडिंग क्या है, लेस ही तो हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब बेटा, आप लेजर से भी क्रेडिट परचेज को निकाल सकते हैं। बस क्रेडिट परचेज निकालने के बाद का काम आपको पता है क्या, क्रेडिट परचेज निकालने के बाद में भूलना नहीं है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। इससे जो हमारा फिगर आएगा, दैट कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम। Thank you very much and have a nice day, all of you. Thank you.